यू प्लस गॉड इक्वल टू मेजोरिटी, यानी कि अब हम लोग मेजोरिटी में हैं और अब से हम लोग इस हेल्दी सेशन को देखकर अपने को स्वस्थ भी करेंगे और अपने लोगों को स्वस्थ करेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग को फिर से बता दें, आज हमारा सेशन जो है ये डिजीज मैनेजमेंट सेशन है और इसमें हम लोग जानेंगे अर्थराइटिस के बारे में। यह अर्थराइटिस या बोल सकते हैं इसको है घुटने की प्रॉब्लम जो होती है। तो आज ये बहुत तेजी से अपना पांव पसार रहा है। पहले कहते कि ये बूढ़े लोगों की बीमारी है, लेकिन अब युवा अवस्था में भी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो आज हम अपने लिए या अपनों के लिए इसके बारे में ध्यान से जानेंगे और इसको बताने के लिए हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें बुलाने में सौभाग्य मिला हुआ है। वो NHI कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट हैं और बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनके स्वस्थ जिंदगी को जीने में। बहुत लोग इनके परामर्श से अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं। तो देर नहीं करते हम कॉल करेंगे मिस्टर श्याम अरोरा फ्रॉम कोलकाता। वेलकम। सभी को नमस्कार, मेरा नाम श्याम अरोरा है। सर रेस्टोरेंट ओनर हूँ। हेलो सर, थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस है अभी प्रॉपर। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्याम अरोरा, बाय प्रोफेशन रेस्टोरेंट ओनर, और साथ ही साथ मैंने हेल्थ और वेलनेस में एक सर्टिफिकेशन का कोर्स कंप्लीट किया और आज एक मिशन की तरह मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूं, लोगों के ऊपर काम कर रहा हूं उनकी हेल्थ से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज हेल्थ पे हम बात करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है आज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आज की डेट में अगर हम बात करें तो या तो आपके घर में आके बैठी हुई है या आपके पड़ोसी के घर में है। हर 3 में से एक घर ऐसा है जहां पर यह अर्थराइटिस की बीमारी है। तो आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस है क्या, कुछ बातें हम जानेंगे अर्थराइटिस के बारे में, इसके सिम्टम क्या होते हैं, अर्थराइटिस के कारण क्या होते हैं और अर्थराइटिस से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्या इलाज होता है इसका। इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं कोई बाई प्रोफेशन डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो आज तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और बहुत सारे बुक्स का नॉलेज है मेरे साथ में, बहुत सारे MD, LD, RD, इन सारे डॉक्टर्स के टच में हूं। कुछ इंटरनेशनल भी हैं जिनका एक्सपीरियंस मैंने इस आज के टॉपिक में ऐड किया हुआ। तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज अर्थराइटिस। बेसिकली अर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। ये जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन है। इट कैन इफेक्ट वन जॉइंट और मल्टीपल जॉइंट्स। There are more than 100 types of arthritis, 100 different types of arthritis with different causes, with different treatment method. And two of the most common types of arthritis, one is osteoarthritis and second is rheumatoid arthritis. ये दो आर्थराइटिस ऐसे जो बहुत कॉमन है। तो आज हम बात करेंगे आपसे इन्हीं दो आर्थराइटिस के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आर्थराइटिस के सिम्टम क्या हैं। सिम्टम में आता है सबसे पहली चीज जॉइंट पेन। जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा उनको जॉइंट्स पेन होगा। दूसरी चीज स्टिफनेस, जितने भी जॉइंट्स हैं वो जाम हो जाएंगे, बॉडी नॉर्मल मूवमेंट नहीं करेगी, स्टिफ रहेगी। थर्ड थिंग swelling. फोर्थ थिंग रेंज ऑफ मोशन, एक मोमेंट तक जाके घूमता है उसके बाद हिलता नहीं है, चाहे पांव हो, चाहे हाथ हो, चाहे उंगलियां हो, कुछ भी हो। किसी का हाथ इतना तक होता उसके बाद बंद नहीं होता, किसी का पांव मुड़ता आधा ही मुड़ता उसके बाद नहीं मुड़ता। ये सारे सिम्टम जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें कुछ सिम्टम है जो ये तो रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट होता है वो
थका हुआ महसूस करेगा और टायर्डनेस रहेगी उसको, उसे खाने की भूख कम होगी, लैक ऑफ एपेटाइट। जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी उसका सिम्टम एक ये भी है कि वो एनीमिक हो जाएगा। एनीमिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके रेड ब्लड सेल का डीजनरेशन होता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फीवर भी रहता है। तो ये कुछ सिम्टम है जो आर्थराइटिस को दर्शाते हैं। अब होता क्यों है? व्हाट इज द कॉजेस? आर्थराइटिस होता क्यों है? बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि कार्टिलेज इज अ फर्म बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी टिश्यू इन आवर जॉइंट्स। कार्टिलेज जो है ये हमारे जो जितने भी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज रहता है, जिसकी वजह से ये हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार बना के रखता है। चाहे वो पांव का घुटना देख लो या अपने उंगलियों का मुड़ना देख लो, कोई भी जितने भी जॉइंट्स हैं सभी जगह। इट प्रोटेक्ट द जॉइंट्स बाय द एब्जॉर्प्शंस ऑफ प्रेशर एंड शॉक क्रिएटेड व्हेन यू मूव एंड पुट स्ट्रेस ऑन देम। ये कार्टिलेज अगर नहीं होना तो हम छोटे से बड़े होने में हमारे पांव सब बंद हो जाए पहले से ही। ये कार्टिलेज की वजह से हम जो जर्क करते हैं, जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये कार्टिलेज की वजह से ही कर पाते हैं। बिकॉज a reduction in the normal amount of the cartilage tissue causes same form of arthritis. कार्टिलेज जब डैमेज होना शुरू होता है तो आपका आर्थराइटिस शुरू होता है। एकदम सिंपल सी बात है। कुछ कारण और भी हैं, एक तो कार्टिलेज बेस कारण है, लेकिन कुछ कारण और भी हैं जिसमें आप बहुत ध्यान से समझना। कुछ कारण क्या है? जैसे कि जो आप फुटवियर पहनते हो, चाहे चप्पल हो चाहे जूते हो, जो आप पहनते हो, अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको फ्यूचर में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है तब भी आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया था या कोई इंजरी हुई है, उससे भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर फैमिली बैकग्राउंड अगर हो तो उससे भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसा मैंने आपको बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल डाउन रहता है, वो एनीमिक हो जाता है। क्यों होता है? मैंने बताया रेड ब्लड सेल का डीजनरेशन होता है। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ये जब बॉडी में अटैक करती है तो ये बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, आज कार्टिलेज भी हमारे टिश्यू है, ये उस टिश्यू पे डैमेज करती है। और जितने भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, जो फ्लूइड रहता है, जो कार्टिलेज को नरिश करता है, ये उस फ्लूइड को भी खराब करता है और खत्म कर देता है। जिसकी वजह से बॉडी में जो लुब्रिकेंट है, जो सॉफ्ट या मूवमेंट के लिए जो जरूरत पड़ती है, वो डैमेज होने की वजह से रूमेटॉइड पेशेंट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट से ज्यादा तकलीफ पाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट को सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि उसका कार्टिलेज खत्म हो रहा, या कार्टिलेज प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा, या कार्टिलेज डैमेज हो गया। लेकिन रूमेटॉइड वाले के साथ में ये बहुत बड़ी समस्या है कि उसकी जो डिजीज है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड है। जब भी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा तो बॉडी के सेल डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे, जो फ्लूइड है वो डैमेज होगा, लुब्रिकेंट डैमेज होगा, तो बोन जो है वो एक पत्थर की तरह जटिल हो जाएगी। तो रूमेटॉइड पेशेंट बहुत तकलीफ पाता है। अब हम बात करते हैं हम कैसे डायग्नोस करें आर्थराइटिस को। आर्थराइटिस है या नहीं है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो आर्थराइटिस है या नहीं है उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फिजिकल एग्जाम होते हैं। फिजिकल एग्जाम
जैसे आप चेक करें घुटने पर अगर स्वेलिंग आ चुकी है, ये बहुत बहुत मार्की वाली बात है, आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं। ये अगर घुटने पर स्वेलिंग आ चुकी हुई है, घुटने में ऊपर के हिस्से में जो खड़े होते हैं तो लगता है कि कोई मांस का लोथड़ा, उसका भार अलग अलग से पड़ा हुआ, स्वेलिंग आ चुकी हुई है। दूसरी चीज, घुटने के पास की जो जगह है वो रेडिश हो चुकी है, लालपन में आ चुकी है, डेफिनेटली आप आर्थराइटिस में फंस चुके हैं। तीसरा सिम्टम फिजिकल एग्जाम में क्या होता है कि जब आप घुटने को टच करते हो तो आपको एक गर्माहट महसूस होती है, यानी कि जो आर्थराइटिस पेशेंट होंगे उनके घुटने गर्म रहेंगे, प्रॉब्लम होती है उनको। इसके अलावा हम कैसे चेक कर सकते हैं कि आर्थराइटिस है या नहीं है? हम ब्लड टेस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में एंटी-सीसीपी एक ब्लड टेस्ट होता है, एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, या आरएफ रोमेटिड फैक्टर, या एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ये 3 ब्लड टेस्ट ऐसे हैं जो हमें बता देते हैं कि बॉडी में आर्थराइटिस है या नहीं है। अगर है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये चीज क्लियर हो जाता है। और तीसरा हमारे सामने कैसे है, कैसे चेक करेंगे, उसका ये जरिया है कि हम एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे के जरिए, एमआरआई के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए। ये सब क्यों कराया जाता है? क्योंकि इससे हमारे कार्टिलेज और बोन, इन दोनों की करंट सिचुएशन पता लगती है, क्योंकि आर्थराइटिस की वजह से डैमेज अगर हुआ है तो कितना हुआ है वो एक्सरे या एमआरआई या सीटी स्कैन से ही पता लगता है। तो आर्थराइटिस को ट्रीट कैसे करेंगे? देखिए, बेसिकली आपको ये समझने की बात है कि आर्थराइटिस जो है ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये ट्रांसफरेबल डिजीज नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है कि अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और आपने उससे गले मिले, आप गले मिले उससे तो आपको भी आर्थराइटिस हो जाएगा, नहीं, ये वो चीज नहीं है। ये क्या है? ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपकी हेरिडिटी में है तो आपको हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड जैसे मैंने पहले बताया, या आपके गलत खान पान की वजह से, या आपको कोई इंजरी लगी है, कोई चोट लगी है उसकी वजह से हो सकता है, या आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। बेसिकली अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से यदि हम बात करें तो आपको हम बता दें इतना सा कि मेडिकल साइंस आर्थराइटिस के मामले में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। बड़ा सुन के ताज्जुब लगेगा आपको, लेकिन मेडिकल साइंस में सिर्फ ट्रीटमेंट क्या करते हैं? पेन को रिड्यूस करते हैं और प्रिवेंट एडिशनल डैमेज बाय सम मेडिकेशन। बहुत समझने की बात है, जितने भी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट होते हैं उनमें क्या कॉमन है? वो पेन रिलीफ पे जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो सिर्फ आगे और डैमेज न बढ़े इस पे ध्यान देते हैं। वो कैसे रिकवरी हो, कैसे वापस से नॉर्मल कंडीशन में आए, उस पे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार ये बैठ गया है, ये नहीं रिकवरी होगा। तो मेडिकेशन क्या करते हैं? वो एनाल्जेसिक, पेन रिमूवर है, ये पेन कंट्रोल करता है, दर्द को घटा देता है। जितनी देर इसका असर रहेगा एनाल्जेसिक का, उतनी देर दर्द नहीं होगी। लेकिन 8 घंटे के बाद क्या करोगे? फिर आपको मेडिकेशन करना पड़ेगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेंगी। सेकंड, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, बिकॉज ये डिजीज जो है, जैसे मैंने पहली लाइन में बताया था, आर्थराइटिस जो इंफ्लामेटरी से रिलेटेड है, तो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स यूज करते हैं। ये ड्रग्स लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक बीमारी को ठीक करने में दूसरी बीमारी को अपने घर ला सकते हो। और तीसरा प्रोसेस क्या होता है? मेंथल ऑइंटमेंट। कोई भी एक ठंडा या गर्म लगने वाला ऑइंटमेंट देते हैं जिसे आप लगाइए, जितनी देर उसका असर रहेगा वो जगह सुन्न होनी शुरू होगी और आप बड़ा अच्छा महसूस करोगे कि मेरा दर्द तो कम हो गया। या फिर हॉट या कोल्ड पैड का सेक करने के लिए बोलते हैं। यही सिंपल सा प्रोसेस है मेडिकल साइंस में। अब क्या करते हैं, जब वो समय बीतते जाता है, एक समय के बाद जब और कुछ करने को नहीं बचता, तो वो क्या सजेस्ट करते हैं?
सर प्लीज गो फॉर द सर्जरी, ये लास्ट ऑप्शन निकलता उनके पास से। अब इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि 10 साल का समय लगा हो, 15 साल का समय लगा हो। दोस्त मैं आपको बता दूं, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जब आपकी बॉडी में डिजीज आई तो इस डिजीज को सामने आने में भी 15 साल का समय लगा था। तो अब डॉक्टर से 15 साल आपने इलाज भी करा लिया, यानी कि डिजीज 30 साल पुरानी हो गई है, अब और कुछ हो नहीं सकता, तो डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट कह दिया। तो ये मेडिकल साइंस जो है इस जगह पे जाकर के लास्ट उनके पास यही है कि हम यहीं पर कर सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, आप बाकी की जिंदगी जो है नाप तोल के चलिएगा। बट वी हैव ऑर्गेनिकली proven food supplement to rid of this arthritis disease। हमारे पास ऑर्गेनिकली प्रूवन फूड सप्लीमेंट है जो इस आर्थराइटिस डिजीज को कंट्रोल कर सकता है, काबू में ला सकता है, विद द बेनिफिट ऑफ बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस बाय न्यूट्रलाइट। इस पूरे कॉम्बिनेशन को समझिए, बेस्ट ऑफ नेचर यानी कि जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रलाइट ब्रांड की, ये सारे सप्लीमेंट जो हैं इनके खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में पैदा किए जाते हैं, यानी कि सीड टू टैबलेट तक या सीड टू कैप्सूल तक जो भी बन रहा, सीड टू पाउडर तक किसी फॉर्म में है, सिंगल हैंडेड है। सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक है, इसका मतलब किसी तरह कोई केमिकल यूज नहीं किया गया। हमारी बॉडी ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, बजाय हम जो सिंथेटिक मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन आर केमिकल बेस्ड सिंथेटिक मेड। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करें तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और चूंकि आप इस चीज को समझ लीजिए कि जिनको ये समस्या है और वो डॉक्टरों के आसपास आने जाने लग गए हैं इस घुटने की दर्द को लेकर के, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, ये डॉक्टर आपसे पीछा नहीं छोड़ेगा। आप डॉक्टर बदल सकते हो लेकिन आपको जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ेगा। तो दोस्त मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि न्यूट्रलाइट के फूड सप्लीमेंट में वो पावर है जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करके आपके बोन्स में जो कार्टिलेज जूस है, जो फ्लूइड है, उसे दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। अगर वो कार्टिलेज जूस दोबारा से रीजनरेट हो जाए तो हमारे घुटने प्रॉब्लम में आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह इस डिजीज को बड़ा होने में 10 से 15 साल का समय लगा, एटलीस्ट आपको 3 से 5 साल पेशेंस के साथ यूज करना पड़ेगा। कुछ कुछ केस में मुझे 1 साल के अंदर रिजल्ट मिले हैं। बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां पर मुझे 3 महीने और 6 महीने में रिजल्ट मिल गए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से क्योर होने में, बिकॉज ये ज्यादातर ये जो डिजीज होती है ये 40 प्लस होती है, और जितनी एज होती जाएगी बॉडी में उसकी रिकवरी के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। आज अगर किसी 40 साल के व्यक्ति को आर्थराइटिस कैच होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो मैं उसे कहता हूं 3 से 6 महीने के अंदर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यही अगर किसी 65 साल के आदमी, कोई 65 साल का आदमी मेरे टच में आता है तो मैं उनसे पूछता हूं आप कब से प्रॉब्लम में है, तो बोले 25 साल हो गया, यानी कि 40 साल की उम्र में उसको प्रॉब्लम सामने आई थी। 40 साल की उम्र में मतलब 15 साल पहले, यानी कि 25 साल की एज में उसको प्रॉब्लम शुरू हुई थी। आज उसकी एज 65 साल है, यानी कि 40 साल उसकी बॉडी के अंदर में ये डिजीज बैठी हुई थी। उस 40 साल की डिजीज को वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए एटलीस्ट 3 से 5 साल। अब आप समझे मैं क्यों बोल रहा हूं? इट डिपेंड्स ऑन एज। ऐसा नहीं कि हर केस में 3 साल लगेगा, मैक्सिमम केस में आपको 3 से 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिलता है। कुछ केसेस में आपको साल भर तक के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगे। तो आज मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। पहले मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉम्बिनेशन बता देता हूं, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैंने बहुत सारी बातें कर ली आपसे। ग्लूकोजामाइन HCl बॉस्वेलिया, ये न्यूट्रलाइट का अपना ओन प्रोडक्ट है। ग्लूकोजामाइन के नाम से मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन सप्लीमेंट, सिंथेटिक सप्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन वो सभी के सभी ग्लूकोजामाइन सल्फेट हैं।
लेकिन यहां पर बॉडी एब्जॉर्ब किसे करती है उसके हिसाब से बनाया गया ग्लूकोजामाइन HCl बॉसवेलिया। और ये बॉसवेलिया जो है ये एक पेड़ की जड़ है, और ये बॉसवेलिया उस जड़ का रोल क्या है? इट इज अ पेन रिलीवर, यानी कि आपको कोई एडिशनल दवाई नहीं खाने की पड़ेगी। आप ग्लूकोजामाइन HCl बॉसवेलिया 2 सुबह 2 शाम अगर लेते हैं तो ये आपका कार्टिलेज जूस भी तैयार करेगा, स्वेलिंग भी घटाएगा, एब्जॉर्ब भी होगा बॉडी में, और साथ ही साथ आपको पेन से भी रिलीफ कराएगा। नंबर 1। नंबर 2, कैलमैगडी प्लस। कैलमैगडी प्लस कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, यानी कि 3 चीजों का एक अनोखा संगम है ये। कैल्शियम क्यों? बिकॉज ये आर्थराइटिस की डिजीज जो है ये बोन से रिलेटेड है, और हमारा बोन जो है वो कैल्शियम से बना हुआ है। अगर हम उस कैल्शियम को स्टोर करना शुरू करें, एक तरफ हमने ग्लूकोजामाइन डाला कार्टिलेज के लिए, दूसरी तरफ से अगर हम कैल्शियम को स्टोर करना शुरू करें, बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को डालना शुरू करें, तो ये उसको सपोर्टिव रोल प्ले करता है। इसमें मैग्नीशियम इसलिए ऐड किया गया कि ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम उतना ही स्टोर हो पाएगा जितना उससे इक्विवेलेंट मैग्नीशियम बॉडी में है। अगर बॉडी मैग्नीशियम कम हो जाता है बॉडी में, तो उसकी बॉडी से कैल्शियम डीजनरेशन ऑटोमेटिकली होगा। इसलिए मैग्नीशियम इसमें ऐड किया गया कि आपकी बॉडी को मैग्नीशियम अगर मिलता रहेगा तो कैल्शियम डीजनरेट नहीं होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया विटामिन डी। विटामिन डी इज बेस्ट अगर वो सन की लाइट से लें, लेकिन सन की लाइट कौन सी? जब वो अर्ली इन द मॉर्निंग वाली हो। बाद बाकी सन में जो अल्ट्रावायलेट रेज UVA और UVB, ये दोनों जो रेज आती हैं ये बॉडी में कई सारे डैमेज कर जाएंगी, और ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये फ्री रेडिकल्स को पैदा करके आपको एक नई बीमारी दे जाएंगी। सनबर्न से लेकर के कैंसर तक, छोटी से लेकर बड़ी तक काफी सारी बीमारियां दे सकती हैं। इसलिए विटामिन डी इसमें ऐड कर दिया गया ताकि आपको धूप में नहीं बैठना पड़े, लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी पूरी नहीं हो। एक सबसे खास बात जो मैंने समझी, मेरे मन में ये सवाल आया कि न्यूट्रलाइट के इस कॉम्बिनेशन में ग्लूकोजामाइन के साथ में कैल्शियम क्यों ऐड किया गया? तो मैंने काफी रिसर्च किया, तो मुझे जो चीज समझ में आई, तो मुझे पूरा ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना पड़ा। उसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो बॉडी है, ये बॉडी पूरा जितने भी बोन्स हैं ये कैल्शियम से बने हुए हैं। लेकिन मजे की बात है, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे जो चीज दिखाई पड़ी पहली बार कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है 99% कैल्शियम जो है वो बोन में स्टोर रहता है, और 1% कैल्शियम जो है ब्लड में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारे हार्ट को पंप करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अब जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो जो हार्ट की रिक्वायरमेंट है वो हार्ट ब्लड से ले लेता है कैल्शियम को, और हार्ट हमेशा पंप करता रहता है। इसलिए इसका मतलब ये है कि वो हमेशा कैल्शियम लेता रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो इससे होता क्या? ब्लड अपने कैल्शियम को कम नहीं होने देगा, इसलिए वो बोन से कैल्शियम निकालता रहता है। जैसे आपने किसी बैंक में पैसा रखा हुआ हो, ठीक उसी तरह से जब खर्च बढ़ गए फिर थोड़ा सा निकाल लो। आज वही बात मैं कर रहा हूं आपसे कि जब ब्लड सर्कुलेशन करता है और वो 1% कैल्शियम जब पंपिंग के बाद खत्म होता है, तो ब्लड को जो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ब्लड जो है बोन से उस कैल्शियम को निकाल लेती है। और इसी परिस्थिति में ये जो क्रम चलता है, इसी क्रम में हमारी बॉडी में बोन से रिलेटेड सारी डिजीज पैदा होती हैं। और ये क्रम शुरू होता है लगभग आदमी के 30 साल की उम्र के बाद, क्योंकि जन्म से लेकर के एक 25 से 30 साल तक का एक ऐसी उम्र होती है, अप टू 25, किसी को 27, किसी को 30, बॉडी में कैल्शियम स्टोर होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि 30 साल के बाद बॉडी कैल्शियम स्टोर कर सकती है, तो एकदम नहीं। आप किसी भी आप चाहें तो किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं या गूगल करके खुद भी देख सकते हैं, बॉडी कैन नॉट स्टोर कैल्शियम आफ्टर 30। तो इसलिए जो जमा कैल्शियम है वो खर्च होना शुरू हो गया। तो जब कैल्शियम खर्च होगा तो बोन कमजोर होगी, और जब बोन कमजोर होगी तो बोन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो,
ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, वो सारी चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। और ये सारी डिजीज बनने में एटलीस्ट 10 से 15 साल का समय लगता है, यानी कि 30 साल की उम्र से जब डिजनरेशन शुरू होता है तो 40 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में वो चीज सामने आती है। अब आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई। और तीसरा प्रोडक्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, ग्लूकोजामाइन, कैलमैक डी प्लस, एंड थर्ड प्रोडक्ट इज सैल्मन ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है ये फैटी एसिड है। बॉडी में दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, दोनों का अपना रोल है। बट फैट में जो ओमेगा 3 है ये गुड है, इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अब फैट में जो ओमेगा 6 है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। हमारी बॉडी को दोनों की जरूरत है, लेकिन क्या है कि हमारे खाने पीने की वजह से दोनों का बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो गया। रेशियो होना चाहिए, अगर 1 भाग ओमेगा 3 है तो 30 भाग ओमेगा 6 होना चाहिए, 1:30। लेकिन यहां जो डिसबैलेंस हुआ बॉडी में वो 1:70, 1:80, 1:90, 1:100, इतना डिफरेंस आ गया। और ये जो डिफरेंस आया है ये हमारी बॉडी में फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें जमा होने लग गई। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं मैं कि मोटापा भी आर्थराइटिस को पैदा करता है। तो अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो एकदम आप खतरे में हैं, जल्द से जल्द अपना वेट घटाइए। अब अगर मैं बात करूं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो कॉम्बिनेशन न्यूट्रिलाइट सजेस्ट करती है उसको बताने के पहले मैं थोड़ा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में और चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये, जैसे मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया कि घुटने में, मैं बार बार घुटने की बात कर रहा था, कार्टिलेज जूस की बात कर रहा था, फ्लूइड की बात कर रहा था, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये किसी एक जॉइंट में नहीं होती है। हमारी बॉडी में कितने जॉइंट हैं? जितने जगह आप फंक्शन करते हो बेंड होने वाला, आइदर इट इज योर नेक, आइदर इट इज योर शोल्डर, आइदर इट इज एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, थंब, हिप, नी, एंकल, एनीथिंग, जो चीजें बेंड होती हैं ये सारे जॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि रूमेटॉइड का जो पेशेंट होता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट से ज्यादा तकलीफ पाता है। अगर ये बंदा रात को बिस्तर पे सोता है ना तो सुबह उठेगा तो इसको अगर करवट भी लेनी है तो इसको लगेगा कि हे भगवान मेरी जान निकाले, लेकिन करवट नहीं लेनी पड़े। यानी कि इसकी पूरी बॉडी जो है लॉक हो जाती है एकदम। इस रूमेटॉइड के लिए मैं आपको बता दूं कि देयर इज नो ट्रीटमेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए तो मैंने ग्लूकोजामाइन बताया, आपको सिंथेटिक में भी मिल जाएगा, हमारे ऑर्गेनिक में भी मिल जाएगा। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करना क्या है? जो कॉम्बिनेशन हम फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिलाइट के सप्लीमेंट के थ्रू बना के देते हैं वो हम देते हैं कैल्शियम, बिकॉज इट इज अ बोन रिलेटेड डिजीज, सो कैल्शियम हम देंगे तो कैलमैक डी प्लस रहेगा। रूमेटॉइड में चूंकि उसकी पूरी बॉडी लॉक हो जाती है, यानी कि उसके मूवमेंट बहुत कम हो जाते हैं, वो स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है, तो उससे सैल्मन ओमेगा 3 हम यहां पे देंगे, बिकॉज जितना फैटी एसिड ओमेगा 3 उसकी बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा उतनी उसकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करेगी, उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी। आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जब किसी को रूमेटॉइड होता है तो उसकी बॉडी मूव नहीं करती, अकड़ जाती है। रात को सो के जब सुबह उठता है तो बेड से उसको उठ के पांव नीचे जमीन पे रखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ओमेगा 3 उसकी बॉडी के मूवमेंट को इजी करता है। एंड थर्ड थिंग, डेली यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज है ये डिजीज
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर मैं आपको एक शेप बताऊं कि मान लेते ये घुटना है, ऑस्टियो में क्या था, इसके बीच का कार्टिलेज घस रहा था तो ये टच करने लग गया तो पेन होने लग गया। लेकिन रूमेटिड में बोन भी खत्म करेगा, कार्टिलेज भी खत्म करेगा, टिश्यू भी खत्म करेगा, सब कुछ खत्म करेगा। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है, इसे हम मल्टीविटामिन से ही रोक सकते हैं। जितना ज्यादा उसके इम्यून सिस्टम पे हम काम कर सकते हैं, आप इसमें एंटीऑक्सीडेंट में वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट भी दे सकते हो और फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट भी दे सकते हो, लाइक विटामिन सी, विटामिन बी एंड कोएंजाइम Q10। लेकिन बेस जो है वो मल्टीविटामिन का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि नेचुरल विटामिन सी आपने ऐड किया तो मल्टीविटामिन हटा दे, नहीं, मल्टीविटामिन रहेगा। तो ये तीन चीजें जो हैं ये एकदम मस्ट हैं। अब इसके साथ साथ जो मेजर चीज जो है साथ में वो क्या है कि लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और फूड हैबिट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइफ स्टाइल में चेंजेस क्या करने पड़ेगा? वेट लॉस करना पड़ेगा, एनी हाउ करना ही पड़ेगा। चाहे आप खुद कर सकते हैं कीजिए, सहारा लेके कर सकते हैं कीजिए, कोई वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम करना हो तो कीजिए, आपको वेट कम करना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपको हेल्दी डाइट पे आना पड़ेगा, नो ऑप्शन। हेल्दी डाइट का मतलब हेल्दी डाइट, जो खाना आपको भले स्वाद नहीं लगता लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, यानी कि तला भुना तो नहीं खाना मिलेगा। जितना हो सके बॉयल फूड पे आइए, ठीक है। अवॉइड फ्राइड फूड, किसी भी तरह का, वो कचौड़ी, सिंघाड़ा, गुलाब जामुन सब नहीं चलेगा। अवॉइड जंक फूड, चाउमीन, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सब जंक फूड है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज हमेशा पूछता रहता हूं, मैं आज भी आपसे पूछता हूं, जो लोग सेशन देख रहे हैं अपने मन में उसका जवाब दे सकते हैं। आप अपने घर से कदम बाहर रखते हैं और वापस घर लौट के आते हैं, कभी सोच के देखो कि उतने पीरियड के दौरान, मान लेता हूं सुबह 9 बजे आपने घर छोड़ा, रात को 9 बजे वापस घर आए, उस 12 घंटे में आपने आटा खाया था क्या? आपको भूख लगी, आपने कुछ भी खाया होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं उसका बेस जो है वो मैदा होगा। आइटम आप सोच लो आपने क्या खाया था और आप आंसर आपको यही मिलेगा, यस था तो मैदा ही। मैंने मैगी खाई, चाउमीन खाया, सिंघाड़ा खाया, देखो सब मैदा है। ब्रेड खाया, सैंडविच खाया, पिज्जा खाया, सब मैदा है। यानी कि जंक फूड, मैदा और शुगर अवॉइड करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध। अब यहां पर एक कंट्रोवर्सी आती है, बहुत से लोगों को मन में ये आता है कि अरे ये तो बोन रिलेटेड जब डिजीज है तो आप दूध क्यों मना कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, दूध के साइड इफेक्ट की वजह से मना कर रहे हैं हम। आप दूध से बने हुए कोई भी सामान मत खाइए क्योंकि वो फैट बढ़ाएगा आपका। अगर दूध से रिलेटेड कोई भी चीज आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, सिर्फ एक चीज, वो है छाछ, वो भी बिना चीनी के, नमक मसाला डाल के, जीरा डाल के, छाछ, और कुछ नहीं। दूध के और दूध का और कोई सामान नहीं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ, एक्सरसाइज बोला मैंने, योगा कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप दौड़ने चले गए, डोंट रन, या जॉगिंग करने चले गए, डोंट जॉग, नो, नहीं। अगर आपको सिम्टम है, आप 40 साल से ऊपर हैं, जॉगिंग मत कीजिए। आप जितना ब्रिस्क वॉक कीजिए, जितना तेज चल सकते हैं चलिए, जॉगिंग मत कीजिए। यू आर नॉट एथलीट्स, एथलीट्स हैं तो बात अलग है। एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप एथलीट्स हैं या पुलिस में जवान है, मिलिट्री में है, दैट इज अनदर थिंग। जब तक आप ड्यूटी कर रहे हो आपको भगाएंगे वो, लेकिन एज ए नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, 40 साल से ऊपर, डोंट जॉग, दौड़ो मत, बिकॉज वो इंजरी आप खुद पैदा कर लोगे। अगर ऑप्शन अवेलेबल हो
तो स्विमिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज स्विमिंग करते समय आपका पूरा बॉडी जो मूव करता है और पांव पे जोर भी नहीं पड़ता। स्विमिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एक ही बात कहूंगा, ईट हेल्दी, बी हेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सप्लीमेंट से अपने आप को बनाए रखिए। और एक बात आपसे ये भी कहूंगा कि जो जानकारी आज आपको मिली है, इस जानकारी को अपने तक मत रखिएगा, इस जानकारी को लोगों तक फैलाइए। क्यों मालूम है? क्योंकि शायद आज आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और आदमी को प्रॉब्लम हो सकती है। ये जानकारी उसके काम आ सकती है। ग्लूकोजामाइन उसके घुटने ठीक कर सकता है, कैल्शियम उसकी कमर की दर्द को ठीक कर सकता है, ओमेगा 3 उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकता है। तो आप दूसरों की मदद करने का काम कर सकते हैं। चलिए, विद दिस आई एम डन। और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों की वजह से बहुत सुपर डुपर हिट हुआ है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, लव यू ऑल। वाह।